हाय, मेरा नाम है चार्ली और आपका इस चैनल पर स्वागत है। ऐसी कहानियां हैं जो दिमाग हिला दें। सब्सक्राइब कर दो, वरना अगली कहानी नहीं मिलेगी। बस अब कहानी शुरू करते हैं। अगर आपने फ्रॉम का पहला एपिसोड देखा हो तो शुरुआत में यह सिर्फ एक हॉरर सीरीज लगती है। एक ऐसा शहर जहां लोग गलती से पहुंच जाते हैं और फिर कभी बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पता चलता है कि असली डर रात में आने वाले राक्षस नहीं है। असली डर यह है कि इस शहर के पीछे आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले उस सड़क को देखिए जिससे लगभग हर नया व्यक्ति इस शहर में पहुंचता है। हर कोई एक जैसी बात बताता है। रास्ते में एक गिरे हुए पेड़ को देखना, रास्ता बदलना और फिर अनजाने में इस अजीब शहर में पहुंच जाना। पहली नजर में यह एक साधारण संयोग लगता है, लेकिन जब यही चीज हर व्यक्ति के साथ होती है तो सवाल उठता है कि क्या यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ है या किसी तरह का दरवाजा। कई फैन थ्योरीजर्स कहती हैं कि वह पेड़ असल में एक संकेत है, जैसे कोई शक्ति पहले से तय करती है कि अगला शिकार कौन होगा। जिस पल कोई उस पेड़ को देखता है, उसी पल उसकी पुरानी जिंदगी खत्म हो जाती है और वह इस रहस्यमयी खेल का हिस्सा बन जाता है। लेकिन शहर का सबसे अजीब पहलू यह नहीं है। सबसे अजीब बात यह है कि यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। अगर कोई कार लेकर शहर से बाहर जाने की कोशिश करे तो कुछ देर बाद वही सड़क घूमकर उसे फिर शहर में वापस ले आती है, जैसे दुनिया का नक्शा ही टूट गया हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति लोगों को एक बड़े पिंजरे के अंदर घुमाती रहती हो। यहीं से पहली बड़ी थ्योरी जन्म लेती है। क्या यह शहर असल दुनिया में है भी या नहीं? क्योंकि अगर यह सामान्य दुनिया का हिस्सा होता तो किसी न किसी दिशा में रास्ता जरूर निकलता, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। इससे बहुत से दर्शकों का मानना है कि यह शहर किसी दूसरी वास्तविकता, किसी समानांतर दुनिया या किसी अलौकिक झेबनुमा आयाम के अंदर मौजूद है। अब बात करते हैं रात में आने वाले उन मुस्कुराते हुए राक्षसों की। शुरुआत में वे सिर्फ खूंखार जीव लगते हैं जो इंसानों को मारते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक बात समझ में आती है कि उनका उद्देश्य सिर्फ हत्या करना नहीं है। अगर वे चाहते तो लगभग हर रात पूरे शहर को खत्म कर सकते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। वे धीरे धीरे चलते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, मीठी बातें करते हैं, लोगों को बहकाते हैं, उनकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें इंसानों का डर देखने में आनंद आता हो, मानो उनका असली भोजन इंसानों का मांस नहीं बल्कि उनका भय हो। यहीं से दूसरी बड़ी थ्योरी निकलती है। हो सकता है कि यह शहर किसी ऐसी शक्ति द्वारा चलाया जा रहा हो जो डर से ऊर्जा प्राप्त करती है। जितना अधिक डर उतनी अधिक शक्ति। इसलिए यहां लोगों को सिर्फ मारा नहीं जाता, पहले उन्हें मानसिक रूप से तोड़ा जाता है। अगर इस पूरी कहानी में किसी एक व्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण माना जाए तो वह है विक्टर। शुरुआत में लगभग हर दर्शक उसे एक अजीब और मानसिक रूप से अस्थिर आदमी समझता है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि शायद पूरी कहानी की चाबी उसी के पास है। विक्टर इस शहर के सबसे पुराने जीवित लोगों में से एक है। उसने ऐसे समय देखे हैं जिनके बारे में बाकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। उसकी बनाई हुई तस्वीरें, उसके अजीब व्यवहार और उसकी टूटी हुई यादें बार बार यह संकेत देती हैं कि वह कुछ बहुत बड़ा जानता है, लेकिन खुद भी उसे पूरी तरह याद नहीं कर पा रहा। कुछ दर्शकों का मानना है कि विक्टर के दिमाग में इस शहर से बाहर निकलने का रास्ता पहले से मौजूद है। समस्या सिर्फ इतनी है कि उसका मन पुराने आघातों के कारण उन यादों को दबा चुका है। अब बात करते हैं बॉयड की। अगर इस शहर का कोई नेता है तो वह बॉयड है, लेकिन उसकी कहानी सिर्फ नेतृत्व की नहीं है। उसकी कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे यह शहर बार बार परखता रहता है। हर बार जब लगता है कि बॉयड हार जाएगा, तब कोई नई घटना उसे और गहरे रहस्य के करीब ले जाती है। कभी अजीब कीड़े, कभी रहस्यमय दर्शन, कभी ऐसी घटनाएं जिन्हें विज्ञान समझा ही नहीं सकता। यही वजह है कि कुछ लोग मानते हैं कि बॉयड कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हो सकता है कि यह शहर उसे किसी खास उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा हो, जैसे किसी खेल का अंतिम खिलाड़ी। लेकिन अगर बॉयड ताकत का प्रतीक है तो जेड बुद्धि का प्रतीक है। जेड शायद इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प किरदार है।
शुरुआत में वह घमंडी और परेशान करने वाला लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण सुराग ढूंढने लगता है। जेड को दिखाई देने वाले चिन्ह, रहस्यमयी प्रतीक और अजीब दर्शन यह संकेत देते हैं कि वह इस शहर की भाषा समझने लगा है। लेकिन यहां एक डरावनी संभावना भी है। क्या जेड शहर को समझ रहा है या शहर जेड को बदल रहा है? कई बार ऐसा महसूस होता है कि जितना अधिक जेड सच्चाई के करीब पहुंचता है, उतना ही अधिक उसका दिमाग इस रहस्य का हिस्सा बनता जाता है। और फिर आते हैं वे रहस्यमयी बच्चे जो बार बार दिखाई देते हैं। ये बच्चे शायद पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य हैं। वे किसी साधारण भूत की तरह व्यवहार नहीं करते। वे कुछ कहना चाहते हैं, वे किसी मदद की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा और उनके संकेत इतने उलझे हुए हैं कि कोई उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाता। कुछ दर्शकों का मानना है कि यही बच्चे इस पूरे रहस्य की जड़ हैं। हो सकता है कि अतीत में उनके साथ कुछ भयानक हुआ हो और उसी घटना ने इस शहर को जन्म दिया हो। लेकिन सबसे डरावना सवाल अभी भी वही है। अगर यह शहर लोगों को चुनकर यहां लाता है, अगर यहां के राक्षस सिर्फ शिकार नहीं बल्कि मानसिक खेल खेलते हैं, अगर विक्टर कुछ छिपा रहा है, अगर जेड धीरे धीरे सच्चाई के करीब पहुंच रहा है, और अगर वे बच्चे किसी पुराने अपराध की ओर इशारा कर रहे हैं, तो फिर इस पूरे खेल का मालिक कौन है? क्या कोई एक शक्ति पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रही है, या फिर यह शहर खुद एक जीवित सत्ता है? और शायद यही वह सवाल है जिसका जवाब पूरी सीरीज के अंत तक मिलने वाला है। अगर इस पूरी कहानी में कोई ऐसा इंसान है जो सच के सबसे करीब खड़ा है, तो वह विक्टर है। लेकिन अजीब बात यह है कि शायद विक्टर खुद भी नहीं जानता कि उसके अंदर कितनी जानकारी छिपी हुई है। जब विक्टर छोटा था, तब उसने इस शहर में कुछ ऐसा देखा था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने एक ऐसा दिन देखा जब लगभग पूरा शहर लाशों से भर गया था। हर तरफ मौत थी, हर तरफ खून था, और वह अकेला बच गया था। यह घटना इतनी भयानक थी कि उसके दिमाग ने कई यादों को खुद ही बंद कर दिया। इसलिए आज भी विक्टर बहुत सी बातें टुकड़ों में याद करता है। इसी वजह से उसकी ड्राइंग्स इतनी महत्वपूर्ण हैं। कई बार ऐसा लगता है कि विक्टर जो बातें बोल नहीं सकता, उसका दिमाग उन्हें तस्वीरों में छुपा देता है। उसकी बनाई हुई कई तस्वीरें बाद में सच साबित होती हैं, जैसे वह किसी तरह भविष्य की झलक देख रहा हो या फिर अतीत को याद करने की कोशिश कर रहा हो। कुछ दर्शकों की माने तो विक्टर सिर्फ एक गवाह नहीं है, वह इस पूरे रहस्य की चलती फिरती लाइब्रेरी है। शहर के लगभग हर बड़े रहस्य का कोई ना कोई संबंध उसकी यादों से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं उन पत्थरों की जिन्हें टैलिस्मन कहा जाता है। शहर में जीवित रहने का सबसे बड़ा कारण यही टैलिस्मन है। इन्हें दरवाजे के अंदर टांग दिया जाए तो रात के राक्षस अंदर नहीं आ सकते। लेकिन सवाल यह है कि इन्हें बनाया किसने? आज तक सीरीज में इसका साफ जवाब नहीं दिया गया। जितना बड़ा यह रहस्य है, उतना ही अजीब इसका अस्तित्व भी है। अगर टैलिस्मन काम करते हैं, तो इसका मतलब है कि किसी समय इस शहर में ऐसे लोग थे जो इन राक्षसों को समझते थे। शायद वे लोग उनसे लड़ चुके थे, शायद उन्होंने इन शक्तियों के खिलाफ कोई सुरक्षा प्रणाली बनाई थी। एक फैन थ्योरी तो यह तक कहती है कि टैलिस्मन भविष्य से आए हैं, यानी भविष्य में कोई किरदार इस रहस्य को सुलझाएगा और फिर किसी तरह अतीत में जाकर इन्हें वहीं छोड़ देगा जहां बाद में बॉयड को वे मिले। अगर यह सच निकला तो पूरी कहानी एक टाइम लूप में बदल सकती है। अब उन बच्चों की बात करते हैं जो बार बार दिखाई देते हैं। वे गंदे कपड़ों में होते हैं, उनका व्यवहार अजीब होता है और वे बार बार एक ही शब्द बोलते हैं, अंग कोई। पहली बार सुनने पर यह सिर्फ एक रहस्यमयी शब्द लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह शब्द पूरी सीरीज के सबसे महत्वपूर्ण संकेतों में से एक बन जाता है। कई दर्शकों का मानना है कि यह किसी पुरानी भाषा का शब्द हो सकता है। कुछ लोग इसे मदद की पुकार मानते हैं, कुछ इसे किसी रस्म या बलि से जोड़ते हैं। एक लोकप्रिय थ्योरी के अनुसार ये बच्चे किसी समय इस शहर में बलि चढ़ाए गए थे। उनकी मौत ने किसी प्राचीन शक्ति को जन्म दिया और अब उनकी आत्माएं मुक्त होना चाहती हैं। यही कारण हो सकता है कि वे बार बार कुछ लोगों को दिखाई देते हैं, जैसे वे किसी से अपनी अधूरी कहानी पूरी करवाना चाहते हों। लेकिन अगर बच्चे पीड़ित हैं तो अपराधी कौन है? यहीं से कहानी और भी अंधेरी हो जाती है। कुछ दर्शकों का मानना है कि इस शहर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। अलग अलग समय में यहां लोगों को लाया गया। कुछ लोगों ने जीवित रहने की कोशिश की, कुछ ने किसी शक्ति से समझौता कर लिया,
संभव है कि किसी समूह ने अपनी जान बचाने के लिए बच्चों की बलि दी हो और उसी क्षण इस शहर का श्राप शुरू हुआ हो। यह सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन कई संकेत इसी दिशा में इशारा करते हैं। अब बात करते हैं लाइट हाउस की। पूरी सीरीज में लाइट हाउस एक उम्मीद की तरह दिखाई देता है। जब भी कहानी बहुत अंधेरी होने लगती है, किसी न किसी रूप में लाइट हाउस सामने आ जाता है। लेकिन क्या वह सच में मुक्ति का रास्ता है या फिर एक और जाल? यही वह सवाल है जिस पर दर्शक सबसे ज्यादा बहस करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि लाइट हाउस इस दुनिया और बाहरी दुनिया के बीच का दरवाजा है, जबकि दूसरी थ्योरी कहती है कि यह सिर्फ एक और परत है, यानी अगर कोई वहां पहुंच भी जाए तो भी वह पूरी तरह आजाद नहीं होगा। टैबिथा की कहानी ने इस बहस को और भी बढ़ा दिया। जब टैबिथा शहर से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, तब पहली बार दर्शकों को लगता है कि शायद बच निकलना संभव है। लेकिन बाद में जो घटनाएं होती हैं, वे यह शक पैदा करती हैं कि कहीं वह भी किसी बड़े खेल का हिस्सा तो नहीं थी। क्या टैबिथा सच में बाहर गई थी या उसे सिर्फ बाहर होने का भ्रम दिखाया गया? अगर दूसरी बात सच है तो इसका मतलब यह होगा कि यह शक्ति लोगों की सोच और यादों तक को नियंत्रित कर सकती है। और अगर ऐसा है तो फिर दर्शकों ने जो कुछ देखा है उसमें से कितना सच है और कितना भ्रम? यही फ्रॉम की सबसे खतरनाक बात है। यह सीरीज सिर्फ किरदारों को नहीं, दर्शकों को भी भ्रमित करती है। जो चीज आज सच लगती है, कल झूठ निकल सकती है। जो किरदार आज पीड़ित दिखता है, वह कल रहस्य का हिस्सा निकल सकता है। और जो जगह सुरक्षित लगती है, वही अगली रात मौत का कारण बन सकती है। इसी वजह से बहुत से लोग मानते हैं कि फ्रॉम की असली कहानी राक्षसों की नहीं है। ये कहानी यादों, अपराध बोध, बलिदान और बार बार दोहराए जाने वाले एक श्राप की है। और अगर यह थ्योरी सही निकली तो हो सकता है कि शहर में रहने वाले लोग सिर्फ कैदी नहीं हैं, वे उसी कहानी के पात्र हैं जो वर्षों से बार बार दोहराई जा रही है, जैसे कोई टूटा हुआ रिकॉर्ड, जैसे कोई अंतहीन चक्र। और शायद इस बार पहली बार कोई उस चक्र को तोड़ने के करीब पहुंचा है। अगर फ्रॉम की दुनिया का सबसे डरावना हिस्सा चुनना हो तो ज्यादातर लोग रात में निकलने वाले उन मुस्कुराते हुए राक्षसों का नाम लेंगे। लेकिन जितना ज्यादा हम उनके बारे में सोचते हैं, उतना ही एक सवाल परेशान करता है। क्या ये राक्षस हमेशा से राक्षस थे या फिर कभी ये भी इंसान हुआ करते थे? जब भी हम उन्हें देखते हैं, एक अजीब बात नजर आती है। वे जानवरों की तरह व्यवहार नहीं करते, वे बात करते हैं, लोगों के नाम जानते हैं, भावनाओं को समझते हैं, धोखा देना जानते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें इंसानी जिंदगी की यादें भी हों। अगर वे सिर्फ कोई अलौकिक जीव होते तो शायद ऐसा व्यवहार नहीं करते। यहीं से एक बेहद लोकप्रिय थ्योरी शुरू होती है। कई दर्शकों का मानना है कि बहुत समय पहले इस शहर में रहने वाले कुछ लोग किसी श्राप या समझौते का शिकार हो गए। वे धीरे धीरे बदल गए और वह आज के राक्षस बन गए। शायद इसी वजह से उनके कपड़े अलग अलग पुराने समय के दिखाई देते हैं। कोई 1950 के दशक जैसा दिखता है, कोई उससे भी पुराना, जैसे वे अलग अलग युगों के लोग रहे हों। अगर यह सच है तो इसका मतलब यह होगा कि शहर सिर्फ लोगों को मारता नहीं है, कभी कभी वह उन्हें अपने जैसा बना भी देता है। और यह मौत से भी ज्यादा डरावनी सजा है। अब बात करते हैं बॉयड की। अगर विक्टर इस कहानी की याददाश्त है तो बॉयड उसकी आत्मा है। जब बॉयड पहली बार शहर में आया था, तब लोग पूरी तरह टूट चुके थे। हर रात मौत का डर था, कोई नियम नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन बॉयड ने हार नहीं मानी। उसने जंगल की खोज की, टैलिस्मन ढूंढे, लोगों को संगठित किया और पहली बार ऐसा माहौल बनाया जिसमें लोग सिर्फ जिंदा नहीं रहे बल्कि जीने की कोशिश भी करने लगे। यही वजह है कि बहुत से फैन मानते हैं कि बॉयड को शहर ने किसी कारण से चुना है। ध्यान से देखो, जितने भी बड़े अलौकिक अनुभव हुए हैं, उनमें से ज्यादातर किसी न किसी तरह बॉयड से जुड़े हुए हैं। जैसे यह जगह उसे बार बार किसी खास दिशा में धकेल रही हो। कभी उसे चेतावनी देती है, कभी उसे परखती है, कभी उसे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं करती, मानो उसकी कहानी अभी अधूरी हो। अब जेड की बात। शुरुआत में जेड ऐसा इंसान लगता है जो हर चीज का वैज्ञानिक जवाब ढूंढना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ जो होने लगता है वह विज्ञान से बहुत आगे निकल जाता है। उसे अजीब प्रतीक दिखाई देते हैं, अजीब लोग नजर आते हैं, ऐसी घटनाएं दिखाई देती हैं जो बाकी किसी को नहीं दिखती। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दर्शन अक्सर किसी न किसी सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। इससे एक खतरनाक संभावना पैदा होती है। क्या जेड इस शहर को समझ रहा है या शहर जेड के दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है?
कुछ फैन तो यह भी मानते हैं कि जेड पहले भी इस चक्र का हिस्सा रह चुका है, शायद किसी पुराने युग में, शायद किसी दूसरी जिंदगी में, और अब उसकी आत्मा फिर उसी जगह वापस आ गई है। यहीं से कहानी समय यात्रा की थ्योरी तक पहुंचती है। सामान्य तौर पर हम समय को सीधी रेखा मानते हैं, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, लेकिन फ्रॉम में कई घटनाएं ऐसी हैं जो इस नियम को तोड़ती हुई दिखाई देती हैं। कुछ लोगों को भविष्य जैसी झलकियां मिलती हैं, कुछ चीजें पहले दिखाई देती हैं और बाद में उनका अर्थ समझ आता है। कुछ घटनाएं ऐसी लगती हैं जैसे वे पहले भी हो चुकी हों। इससे कई दर्शकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि शहर में समय सामान्य तरीके से नहीं चलता। संभव है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हों, जैसे तीनों एक साथ मौजूद हों। अगर यह सच है तो संभव है कि कुछ किरदार अनजाने में अतीत को प्रभावित कर रहे हों और शायद भविष्य की कुछ घटनाएं पहले ही तय हो चुकी हों। अब आते हैं उस व्यक्ति पर जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, मैन इन येलो। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह साफ होता जाता है कि रात के राक्षस अंतिम दुश्मन नहीं है। उनके पीछे कोई और है, कोई ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा पुराना। और कई संकेत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मैन इन येलो उसी शक्ति का प्रतिनिधि हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि वह इस पूरे चक्र का पहला शिकार था। कुछ लोग मानते हैं कि वह पहला जीवित बचा हुआ व्यक्ति था जिसने किसी अंधेरी शक्ति से समझौता कर लिया। और कुछ लोग तो उसे इस शहर का असली राजा मानते हैं, एक ऐसी सत्ता जो पर्दे के पीछे बैठकर सब कुछ नियंत्रित कर रही है। लेकिन यहां सबसे डरावनी थ्योरी शुरू होती है। क्या होगा अगर शहर का कोई मालिक ही ना हो? क्या होगा अगर शहर खुद एक जीवित प्राणी हो? सोचो, यह लोगों को चुनता है, यह उनके डर को जानता है, यह उन्हें भ्रम दिखाता है, यह उनकी भावनाओं के साथ खेलता है, यह उनकी उम्मीदों को तोड़ता है। यह सब किसी सोचने समझने वाली चीज जैसा लगता है, मानो पूरा शहर ही एक विशाल जीव हो और उसके अंदर रहने वाले लोग सिर्फ उसके पेट में फंसे हुए हों। अब तक की कहानी को जोड़कर देखें तो एक पैटर्न दिखाई देता है। हर पीढ़ी में कुछ खास लोग आते हैं, कुछ लोग सच्चाई के करीब पहुंचते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग पागल हो जाते हैं और फिर चक्र दोबारा शुरू हो जाता है, जैसे ये सब पहले भी हो चुका है बहुत बार। और यही वजह है कि बहुत से दर्शक मानते हैं कि फ्रॉम का अंत सिर्फ शहर से भाग निकलने पर खत्म नहीं होगा। असली अंत तब होगा जब कोई इस चक्र को समझेगा, उसकी जड़ तक पहुंचेगा और उसे हमेशा के लिए तोड़ देगा। लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। संभव है कि मुख्य किरदारों में से कोई अपनी जान दे, संभव है कि बॉयड या विक्टर अंतिम बलिदान दें, संभव है कि शहर को नष्ट करने का मतलब उसके अंदर मौजूद हर चीज का खत्म हो जाना हो। एक बात लगभग तय लगती है, जब अंतिम सीजन आएगा तब दर्शकों को सिर्फ राक्षसों का सच नहीं मिलेगा, उन्हें इस शहर की उत्पत्ति का सच मिलेगा, बच्चों का सच मिलेगा, मैन इन येलो का सच मिलेगा और शायद यह भी पता चलेगा कि शुरुआत से ही कौन सा किरदार उस जवाब के सबसे करीब था। अगर फ्रॉम की कहानी में किसी एक किरदार को सबसे ज्यादा रहस्यमयी कहा जाए तो वह शायद टैबिथा है। शुरुआत में वह सिर्फ अपने परिवार को बचाने की कोशिश करती हुई एक मां दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ऐसा महसूस होने लगता है कि उसका इस शहर से रिश्ता बाकी लोगों से अलग है। सब कुछ तब बदलना शुरू हुआ जब टैबिथा को वे अजीब बच्चे दिखाई देने लगे। बाकी लोग राक्षसों से डर रहे थे, लेकिन टैबिथा किसी और ही दिशा में खींची चली जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे वे बच्चे जानबूझकर उसी से संपर्क करना चाहते हों, मानो उन्हें पता हो कि उनकी कहानी समझने की क्षमता उसी के अंदर है। यहीं से एक बड़ी थ्योरी शुरू होती है। कई दर्शकों का मानना है कि टैबिथा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हो सकता है कि वह उन लोगों में से हो जिन्हें यह शहर किसी खास मकसद के लिए चुनता है। जैसे हर चक्र में कोई एक व्यक्ति होता है जो सच के थोड़ा और करीब पहुंचता है, लेकिन टैबिथा का रहस्य समझने के लिए हमें विक्टर की मां की तरफ देखना होगा। विक्टर की मां मिरांडा शायद पूरी सीरीज के सबसे महत्वपूर्ण लेकिन कम दिखाई देने वाले किरदारों में से एक हैं। हमें उनके बारे में जितनी भी जानकारी मिलती है वह यही संकेत देती है कि वह सच के बेहद करीब पहुंच चुकी थीं। मिरांडा को भी दर्शन होते थे, उन्हें भी बच्चों के बारे में संकेत मिलते थे, उन्हें भी लगता था कि कहीं कोई जवाब छिपा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने लाइट हाउस तक पहुंचने की कोशिश की थी। यही वह बिंदु है जहां बहुत से दर्शक रुक कर सोचते हैं, क्या मिरांडा वही रास्ता खोज चुकी थी जो बाद में टैबिथा खोजने लगी? अगर हां,
तो फिर वह सफल क्यों नहीं हुई? एक थ्योरी कहती है कि मिरांडा ने सच देख लिया था, लेकिन शहर ने उन्हें उस सच को दुनिया तक पहुंचाने से पहले ही रोक दिया। यानी जैसे ही कोई व्यक्ति असली जवाब के करीब पहुंचता है, शहर उसे खत्म कर देता है। अगर यह सच है तो टैबिथा आज उसी रास्ते पर चल रही है जिस पर कभी मिरांडा चली थी। अब बात करते हैं बच्चों की। फ्रॉम के इतिहास में सबसे दर्दनाक और सबसे डरावनी थ्योरी बच्चों से जुड़ी हुई है। कई दर्शकों का मानना है कि इस पूरे शहर की शुरुआत किसी प्राचीन बलि से हुई थी। कल्पना कीजिए कि बहुत समय पहले कुछ लोग किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए। उन्होंने किसी अंधेरी शक्ति से मदद मांगी, बदले में उस शक्ति ने उनसे कुछ मांगा और वह कुछ बच्चे थे। यह सिर्फ कल्पना नहीं है। सीरीज में कई ऐसे संकेत दिए गए हैं जो बार बार बच्चों, अनुष्ठानों और अधूरी आत्माओं की तरफ इशारा करते हैं। अगर वास्तव में बच्चों की बलि दी गई थी तो शायद उनकी आत्माएं आज भी इस शहर में फंसी हुई हैं। इसीलिए वे बार बार दिखाई देते हैं, इसीलिए वे मदद मांगते हुए लगते हैं, और शायद इसी वजह से वे पूरी कहानी की कुंजी हैं। एक और दिलचस्प बात पर ध्यान दो। जब भी वे बच्चे दिखाई देते हैं, उनका व्यवहार डरावना कम और दुखद ज्यादा लगता है। वे सामान्य हॉरर भूतों की तरह हमला नहीं करते। वे चेतावनी देते हैं, वे संकेत देते हैं, वे कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। इससे कई लोगों को लगता है कि वे असली दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वे खुद पीड़ित हैं और असली खलनायक कोई और है। अब एक और बड़ी थ्योरी। क्या यह शहर समय समय पर खुद को रीसेट करता है? इस थ्योरी के अनुसार हर कुछ दशकों में लोगों का एक नया समूह यहां आता है। कुछ सालों तक संघर्ष चलता है, कुछ लोग मरते हैं, कुछ लोग सच के करीब पहुंचते हैं। फिर कोई बड़ी घटना होती है और चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। विक्टर का बचपन शायद ऐसे ही किसी रीसेट का परिणाम था। उसने एक ऐसा दौर देखा जब लगभग पूरा शहर खत्म हो गया था। फिर नए लोग आए, नई कहानियां शुरू हुईं, लेकिन मूल रहस्य वहीं का वहीं रहा। अगर यह थ्योरी सही है तो इसका मतलब यह होगा कि बॉयड, जेड, टैबिथा और बाकी लोग किसी नई कहानी के नायक नहीं हैं। वे उसी पुरानी कहानी के नए पात्र हैं। यहीं से पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन की थ्योरी भी जुड़ती है। कुछ दर्शकों का मानना है कि कुछ आत्माएं बार बार इस शहर में लौटती हैं, अलग शरीर, अलग नाम, लेकिन वही भूमिका। यानी संभव है कि टैबिथा का संबंध किसी पुराने किरदार से हो, जेड का संबंध किसी पुराने खोजी व्यक्ति से हो और बॉयड का संबंध किसी पुराने नेता से। यह अभी सिर्फ थ्योरी है, लेकिन सीरीज में कई संकेत इस दिशा में इशारा करते हैं। अब सबसे खतरनाक सवाल, अगर बच्चों की बलि दी गई थी तो वह शक्ति कौन थी जिसने बदले में कुछ दिया? क्या वही मैन इन येलो है? क्या वही रात के राक्षसों का मालिक है? या फिर वह कोई ऐसी सत्ता है जिसे हमने अभी तक ठीक से देखा ही नहीं? कई दर्शक मानते हैं कि मैन इन येलो सिर्फ एक सेवक है। असली शक्ति उससे भी कहीं ज्यादा पुरानी और भयानक है, जैसे किसी प्राचीन देवता, श्राप या अलौकिक सत्ता की मौजूदगी। फ्रॉम की सबसे बड़ी खूबी यही है, हर जवाब के साथ दो नए सवाल पैदा हो जाते हैं। जैसे ही लगता है कि कहानी समझ आ रही है, कोई नया रहस्य सामने आ जाता है, और अभी तक जो कुछ भी हमने देखा है वह शायद पूरी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा हिस्सा हो। क्योंकि अगर बच्चों की कहानी सच है, अगर मिरांडा सच के करीब पहुंच गई थी और अगर टैबिथा उसी रास्ते पर चल रही है, तो संभव है कि आने वाले एपिसोड्स में पहली बार इस शहर की असली उत्पत्ति सामने आए, और वह सच शायद दर्शकों की कल्पना से भी ज्यादा अंधेरा हो। अगर फ्रॉम में रात के राक्षस डर पैदा करते हैं तो मैन इन येलो बेचैनी पैदा करता है, क्योंकि राक्षसों को देखकर हमें पता होता है कि खतरा सामने है। लेकिन मैन इन येलो के बारे में यही नहीं पता कि वह है कौन, कहां से आया और उसका असली मकसद क्या है। बहुत से दर्शकों का मानना है कि मैन इन येलो कोई साधारण इंसान नहीं है, लेकिन उतनी ही बड़ी संख्या में लोग यह भी मानते हैं कि वह कभी इंसान हुआ करता था, शायद बहुत समय पहले, शायद उस समय जब यह शहर अपने शुरुआती रूप में था। एक थ्योरी के अनुसार किसी पुराने चक्र में एक व्यक्ति बाकी सबसे ज्यादा आगे बढ़ गया था। उसने शहर का रहस्य खोज लिया था, लेकिन बाहर निकलने के बजाय उसने उस शक्ति से समझौता कर लिया जो इस जगह को नियंत्रित करती है। बदले में उसे ज्ञान, शक्ति या अमृता मिली, और धीरे धीरे वह इंसान से कुछ और बन गया। अगर यह सच है तो मैन इन येलो किसी दानव से ज्यादा डरावना है, क्योंकि वह एक चेतावनी है। वह दिखाता है कि सच की तलाश कभी कभी मुक्ति नहीं बल्कि पतन भी बन सकती है। अब बात करते हैं एक ऐसे किरदार की जिसने बहुत कम समय में दर्शकों को उलझा दिया,
किमोनो वुमन। जब वह पहली बार दिखाई देती है तो ऐसा लगता है जैसे वह किसी जापानी लोक कथा से निकल कर आई हो, लेकिन फ्रॉम में शायद ही कोई चीज सिर्फ दिखने भर के लिए मौजूद हो। किमोनो वुमन का हर दृश्य असामान्य होता है। वह कभी सीधे हमला नहीं करती, वह अक्सर किसी संदेशवाहक की तरह दिखाई देती है। कभी लगता है कि वह चेतावनी दे रही है, कभी लगता है कि वह किसी को किसी दिशा में धकेल रही है। कुछ फैन थ्योरीज कहती हैं कि किमोनो वुमन वास्तव में उसी शक्ति का दूसरा रूप है जो पूरे शहर को नियंत्रित करती है, जबकि दूसरी थ्योरी कहती है कि वह भी एक कैदी है, ठीक बच्चों की तरह। एक दिलचस्प विचार यह भी है कि किमोनो वुमन अलग अलग समय की परतों के बीच फंसी हुई आत्मा हो सकती है, इसलिए वह सामान्य लोगों की तरह व्यवहार नहीं करती। अब फैटिमा की बात। अगर किसी किरदार की कहानी पिछले कुछ समय में सबसे ज्यादा अजीब हुई है तो वह फैटिमा है। शुरुआत में वह उम्मीद का प्रतीक थी। वह उन गिने चुने लोगों में थी जो इस अंधेरी दुनिया में भी मुस्कुराना जानते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी कहानी एक डरावने मोड़ पर पहुंच गई। उसके साथ होने वाली घटनाएं सिर्फ शारीरिक नहीं लगती, उनमें कुछ अलौकिक भी महसूस होता है। कई दर्शकों का मानना है कि फैटिमा किसी बड़े परिवर्तन का केंद्र बन चुकी है। एक थ्योरी तो यह तक कहती है कि शहर उसके माध्यम से किसी नई सत्ता को जन्म देने की कोशिश कर रहा है, जैसे यह जगह सिर्फ लोगों को फंसाती नहीं बल्कि समय समय पर अपने लिए नए साधन भी बनाती है। अगर यह सच निकला तो फैटिमा की कहानी पूरे शो की दिशा बदल सकती है। अब आते हैं उन पेड़ों पर जिन्हें कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। फ्रॉम के जंगल में मौजूद कुछ पेड़ सामान्य नहीं हैं। वे सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि दरवाजों की तरह काम करते हैं। कई बार कोई व्यक्ति एक जगह से अंदर जाता है और बिल्कुल दूसरी जगह पहुंच जाता है। यह घटना इतनी असंभव है कि विज्ञान के नियम यहां बेकार लगते हैं। लेकिन अगर शहर वास्तव में किसी दूसरी वास्तविकता में मौजूद है तो ये पेड़ शायद उस वास्तविकता के शॉर्टकट हों। कुछ दर्शक इन्हें शहर की नसें कहते हैं। जैसे किसी जीवित शरीर में रक्त बहता है, वैसे ही ये पेड़ शहर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हों। और अगर शहर सच में जीवित है तो संभव है कि ये पेड़ उसकी संरचना का हिस्सा हों। अब एक सवाल जो लगभग हर दर्शक के मन में आता है, क्या रात के राक्षस अमर हैं? अब तक जो देखा गया है उससे लगता है कि उन्हें सामान्य तरीकों से मारना बेहद मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे अमर हैं। कई थ्योरीज के अनुसार उनकी शक्ति किसी स्रोत से जुड़ी हुई है। जैसे ही वह स्रोत नष्ट होगा, राक्षस भी खत्म हो सकते हैं। यानी असली लड़ाई राक्षसों से नहीं बल्कि उस शक्ति से है जो उन्हें अस्तित्व देती है। अब एक और डरावनी संभावना, क्या होगा अगर राक्षसों को खुद नहीं पता कि वे क्या हैं? सोचिए, अगर वे कभी इंसान थे और फिर बदल गए तो संभव है कि उनकी पुरानी पहचान कहीं गहराई में अभी भी मौजूद हो। शायद इसी वजह से वे इंसानों की तरह बात करते हैं, शायद इसी वजह से वे कुछ भावनाएं समझते हैं, और शायद इसी वजह से वे पूरी तरह जानवर नहीं बन पाए। ये विचार उन्हें और भी दुखद बना देता है। अब आगे की कहानी के लिए एक बड़ी भविष्यवाणी। ऐसा लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में 3 बड़े रहस्य एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं। पहला, बच्चे। दूसरा, मैन इन येलो। तीसरा, शहर की उत्पत्ति। अब तक ये तीनों अलग अलग पहेलियां लगती हैं, लेकिन संभावना है कि तीनों का जवाब एक ही घटना में छिपा हो। एक ऐसी घटना जिसने बहुत पहले इस जगह को जन्म दिया। कुछ फैन तो यह भी मानते हैं कि अंतिम सच किसी श्राप से कम और किसी सौदे से ज्यादा जुड़ा होगा। यानी बहुत समय पहले किसी ने कुछ मांगा था, उसे वह चीज मिल गई, लेकिन बदले में इस पूरे शहर को कीमत चुकानी पड़ी। और आज तक हर नया व्यक्ति उसी पुराने सौदे का हिस्सा बनता जा रहा है। अगर यह थ्योरी सही निकली तो फ्रॉम का अंत सिर्फ राक्षसों को हराने से नहीं होगा। अंत तब होगा जब कोई उस मूल सौदे को तोड़ेगा, उस मूल गलती को सुधारेगा और उन बच्चों को मुक्ति देगा जिनकी कहानी शायद इस पूरे अंधेरे की शुरुआत थी। लेकिन एक समस्या है, फ्रॉम की दुनिया में हर जीत की कीमत होती है, और जितना बड़ा सच उतनी बड़ी कुर्बानी। बहुत से दर्शकों को डर है कि जब अंतिम जवाब मिलेगा तब शायद कोई बड़ा किरदार हमारे साथ नहीं बचेगा। बॉयड, विक्टर, जेड, टेबिथा, इनमें से कोई भी अंतिम बलिदान बन सकता है। और शायद यही वजह है कि फ्रॉम सिर्फ एक हॉरर शो नहीं है, यही उम्मीद और निराशा के बीच फंसे लोगों की कहानी है। एक ऐसी जगह की कहानी जहां हर जवाब के पीछे एक नया डर छिपा है, और जहां सबसे बड़ा राक्षस शायद वह नहीं है जो रात में बाहर निकलता है, बल्कि वह सच है जो अभी तक अंधेरे में छिपा हुआ है। अब तक हमने बच्चों की बात की, मैन इन येलो की बात की,
विक्टर, बॉयड, टेबिथा और राक्षसों की बात की। लेकिन अगर इन सभी रहस्यों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो एक ऐसी तस्वीर बनती है जो शायद फ्रॉम की पूरी कहानी को समझा सकती है। यह सिर्फ एक फैन थ्योरी नहीं है, यह अलग अलग थ्योरीज को जोड़कर बनाई गई एक मास्टर थ्योरी है। कल्पना कीजिए कि बहुत समय पहले, शायद सैकड़ों साल पहले, इस जगह पर एक छोटा सा समुदाय रहता था। उन्हें किसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, शायद बीमारी, शायद अकाल, शायद कोई प्राकृतिक आपदा, या शायद कुछ और भी भयानक। जब सारी उम्मीदें खत्म होने लगीं, तब उन्होंने किसी ऐसी शक्ति की तरफ रुख किया जो इंसानी समझ से परे थी। एक ऐसी सत्ता जो मदद तो कर सकती थी, लेकिन मुफ्त में नहीं। यहीं से सबसे डरावनी संभावना शुरू होती है। उस शक्ति ने बदले में बलिदान मांगा, और वह बलिदान थे बच्चे, निर्दोष बच्चे। वे बच्चे जिन्हें बाद में हम पूरी सीरीज में बार बार देखते हैं। शायद उसी दिन एक ऐसा सौदा हुआ जिसने पूरी वास्तविकता को बदल दिया। सौदा पूरा हुआ, समस्या खत्म हो गई, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। बच्चों की आत्माएं मुक्त नहीं हुई, वे उसी जगह से बंध गईं, और उस दिन से यह शहर एक सामान्य जगह नहीं रहा। यह एक श्रापित क्षेत्र बन गया, एक ऐसा स्थान जहां वास्तविकता खुद टूट गई। अब सोचिए कि रात के राक्षस कहां से आए। इस मास्टर थ्योरी के अनुसार वे किसी दूसरी दुनिया के जीव नहीं हैं। वे उसी समुदाय के लोग हैं जिन्होंने उस सौदे में हिस्सा लिया था। समय के साथ वे बदल गए, उनकी मानवता खत्म हो गई, उनका शरीर और आत्मा विकृत हो गई, और वे वही मुस्कुराते हुए राक्षस बन गए जिन्हें हम आज देखते हैं। अगर यह सही है तो राक्षस खलनायक कम और सजा पाए हुए लोग ज्यादा हैं। वे अपने पाप की सजा भुगत रहे हैं, बार बार, सदियों से। अब मैन इन येलो की भूमिका समझिए। इस थ्योरी के अनुसार वह कोई साधारण राक्षस नहीं है। वह उस मूल सौदे का पहला लाभार्थी हो सकता है। शायद वही व्यक्ति जिसने बाकी लोगों को मनाया, शायद वही जिसने सबसे पहले उस अंधेरी शक्ति से समझौता किया, और बदले में उसे कुछ मिला, ज्ञान, अमृता, शक्ति। लेकिन धीरे धीरे वह इंसान से कुछ और बन गया। इसीलिए मैन इन येलो बाकी सभी से अलग लगता है। वह सिर्फ डराता नहीं, वह योजना बनाता है, वह इंतजार करता है, वह खेल खेलता है जैसे उसे इस पूरी व्यवस्था की जानकारी हो। अब बच्चों को देखिए, अगर वे सचमुच बलि के शिकार थे तो वे इस कहानी के असली पीड़ित हैं। इसीलिए वे बार बार कुछ चुनिंदा लोगों को दिखाई देते हैं। वे बदला नहीं चाहते, वे मुक्ति चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कोई उनकी अधूरी कहानी पूरी करे। यहीं पर टेबिथा और विक्टर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। मास्टर थ्योरी के अनुसार ये दोनों लोग अलग अलग समय में एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। विक्टर की मां मिरांडा, फिर टेबिथा। दोनों को बच्चों से जुड़े संकेत मिलते हैं। दोनों लाइट हाउस की तरफ खिंचती हैं। दोनों किसी बड़े सच के करीब पहुंचती हैं। इससे कुछ दर्शक यह मानते हैं कि हर चक्र में कोई एक व्यक्ति चुना जाता है। उसे धीरे धीरे सुराग मिलते हैं, उसे बच्चों की आवाज सुनाई देती है, उसे सच्चाई के टुकड़े दिखते हैं, और उसका काम उस चक्र को तोड़ना होता है। लेकिन अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं, इसीलिए चक्र जारी रहता है। अब बॉयड की बात। अगर टेबिथा सच तक पहुंचने वाली है तो बॉयड कार्रवाई करने वाला व्यक्ति है। हर कहानी में कोई एक व्यक्ति होता है जो जवाब खोजता है, और कोई एक होता है जो उस जवाब के आधार पर दुनिया बदलता है। संभव है कि फ्रॉम में यह भूमिका बॉयड निभाए। इसीलिए शहर बार बार उसे परखता है, उसकी उम्मीद तोड़ने की कोशिश करता है, उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थका देता है, क्योंकि अगर बॉयड हार गया तो बाकी लोग भी हार जाएंगे। अब एक और बड़ी संभावना, क्या होगा अगर शहर वास्तव में कोई जगह नहीं बल्कि एक मशीन हो, एक ऐसी अलौकिक व्यवस्था जो उस पुराने सौदे को जीवित रखती है। लोग आते हैं, डरते हैं, मरते हैं, उम्मीद करते हैं, फिर नए लोग आते हैं, और यह चक्र चलता रहता है। इस नजरिए से देखें तो पूरा शहर एक विशाल जाल जैसा लगता है। राक्षस उसका सुरक्षा तंत्र है, पेड़ उसके रास्ते हैं, बच्चे उसका छिपा हुआ इतिहास है, मैन इन येलो उसका प्रबंधक है, और इंसान उसका ईंधन। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अंत कैसे होगा? इस मास्टर थ्योरी के अनुसार अंतिम एपिसोड में कोई बड़ा युद्ध नहीं होगा, कोई सुपर हीरो जैसी लड़ाई नहीं होगी, बल्कि सच्चाई सामने आएगी। वह पुराना सौदा उजागर होगा। बच्चों के साथ क्या हुआ था यह पता चलेगा, और फिर किसी को वह सौदा तोड़ना होगा। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वह व्यवस्था सदियों से चल रही है। उसे खत्म करने के लिए किसी को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ सकती है। मेरे हिसाब से सबसे संभावित अंत यह है,
बॉयड या टैबिथा में से कोई एक अंतिम बलिदान देगा। बच्चों की आत्माएं मुक्त होंगी, राक्षस खत्म हो जाएंगे, शहर टूटने लगेगा और जो लोग बचे होंगे वे आखिरकार बाहर निकल पाएंगे। लेकिन फ्रॉम को जानते हुए एक दूसरा विकल्प भी संभव है। हो सकता है कि शहर खत्म हो जाए, लेकिन अंतिम दृश्य में कहीं दूर एक नया गिरा हुआ पेड़ दिखाई दे और कोई नया यात्री उस रास्ते पर मुड़ जाए। यह संकेत देने के लिए कि बुराई पूरी तरह कभी नहीं मरती, वह सिर्फ नया रूप ले लेती है। यही वह थ्योरी है जो अभी तक के अधिकांश बड़े सुरागों को एक साथ जोड़ती है। और अगर आने वाले एपिसोड्स में इसका आधा हिस्सा भी सच निकला तो फ्रॉम का अंत हाल के वर्षों की सबसे यादगार टीवी कहानियों में गिना जाएगा। फ्रॉम की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, उसकी असली ताकत उन छोटी छोटी चीजों में छिपी है जिन्हें ज्यादातर लोग पहली बार देखने पर नोटिस ही नहीं करते। लेकिन जब बाद में उन पर ध्यान दिया जाता है तो पता चलता है कि लेखक शुरू से ही संकेत छोड़ रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं विक्टर की ड्राइंग्स की। पहली नजर में वे सिर्फ एक डरे हुए बच्चे की बनाई हुई तस्वीरें लगती हैं, लेकिन अगर पूरी सीरीज को देखने के बाद दोबारा उन तस्वीरों को देखा जाए तो उनमें कई ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो बाद में कहानी का हिस्सा बनती हैं। कुछ तस्वीरों में टूटे हुए घर दिखाई देते हैं, कुछ में अजीब आकृतियां, कुछ में बच्चे, कुछ में पेड़ और कुछ में ऐसे दृश्य जो उस समय समझ नहीं आते, लेकिन कई एपिसोड बाद उनका मतलब समझ में आने लगता है। इसी वजह से कई फैन मानते हैं कि विक्टर की ड्राइंग्स सिर्फ यादें नहीं हैं, वे भविष्य की झलक भी हो सकती हैं। एक और दिलचस्प बात, विक्टर अक्सर चीजों को शब्दों में समझाने के बजाय चित्रों में दिखाता है। यह सिर्फ उसके मानसिक आघात की वजह से नहीं हो सकता। कुछ लोगों का मानना है कि शहर का रहस्य इतना जटिल है कि उसे सामान्य भाषा में समझाना संभव ही नहीं, इसलिए उसका दिमाग उसे चित्रों के रूप में सुरक्षित रखता है। अब राक्षसों के कपड़ों पर ध्यान दीजिए, ये बात बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। रात के राक्षस अलग अलग समय के कपड़े पहने हुए दिखाई देते हैं। कोई पुरानी नर्स जैसा दिखता है, कोई पुराने जमाने के दूध वाले जैसा, कोई 1950 के दशक के इंसान जैसा, कोई उससे भी पुराने दौर का। अगर ये सभी एक ही समय में बने होते तो उनके कपड़े एक जैसे होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे एक थ्योरी पैदा होती है, क्या अलग अलग समय में अलग अलग लोग राक्षस बने? क्या शहर हर कुछ दशकों में नए राक्षस पैदा करता है? अगर हां, तो इसका मतलब यह होगा कि यह चक्र सदियों से चल रहा है। अब कॉलोनी हाउस और टाउन की बात। पहली नजर में ये सिर्फ रहने की दो अलग अलग जगहें लगती हैं, लेकिन कुछ दर्शक इन्हें प्रतीकात्मक रूप से देखते हैं। टाउन नियमों का प्रतिनिधित्व करता है, अनुशासन, नियंत्रण, सुरक्षा, जबकि कॉलोनी हाउस आजादी का प्रतिनिधित्व करता है, इच्छाएं, भावनाएं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। दिलचस्प बात यह है कि दोनों जगहों पर समस्याएं आती हैं। इससे कुछ लोग मानते हैं कि लेखक यह दिखाना चाहते हैं कि चरम पर पहुंची कोई भी व्यवस्था सुरक्षित नहीं होती, न तो पूर्ण नियंत्रण, न ही पूर्ण स्वतंत्रता। अब उस बिजली की बात करें जो पूरे शहर में चलती है। यह फ्रॉम की सबसे अजीब चीजों में से एक है। बिजली है, बल्ब जलते हैं, मशीनें चलती हैं, लेकिन तारों का स्रोत क्या है? ऊर्जा कहां से आती है? जब यह रहस्य सामने आया तब बहुत से दर्शकों को एहसास हुआ कि शायद वे गलत सवाल पूछ रहे थे। शायद सवाल यह नहीं है कि बिजली कहां से आती है, सवाल यह है कि क्या यह दुनिया हमारे नियमों पर चलती भी है? अगर यह जगह वास्तविकता के सामान्य नियमों से बाहर है तो फिर बिजली को किसी पावर स्टेशन की जरूरत ही क्यों होगी? अब एक बेहद दिलचस्प धार्मिक थ्योरी। कुछ लोग मानते हैं कि फ्रॉम की पूरी कहानी पाप और प्रायश्चित के विचार पर आधारित है। ध्यान से देखो, लगभग हर किरदार अपने अतीत में किसी न किसी बोझ के साथ जी रहा है। किसी को अपराध बोध है, किसी को पछतावा है, किसी ने कोई गलती की है, किसी ने किसी को खोया है। ऐसा लगता है जैसे शहर सिर्फ लोगों को नहीं चुनता, वह ऐसे लोगों को चुनता है जिनके अंदर कोई अधूरापन हो, कोई घाव हो, कोई ऐसा दर्द हो जिससे वे भाग रहे हों। अगर यह सच है तो शहर एक जेल नहीं बल्कि एक परीक्षा हो सकता है, एक ऐसी जगह जहां लोगों को अपने अंदर के अंधेरे का सामना करना पड़ता है। अब सबसे पागल लेकिन सबसे लोकप्रिय थ्योरी में से एक, कुछ फैन मानते हैं कि शहर वास्तव में किसी व्यक्ति के दिमाग के अंदर है। हां, यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन उनके अनुसार पूरी दुनिया किसी एक चेतना द्वारा बनाई गई हो सकती है, शायद किसी बच्चे की, शायद किसी शक्तिशाली सत्ता की। इस थ्योरी के समर्थन में वे कई बातें बताते हैं। शहर अधूरा लगता है, बहुत सी चीजें मौजूद हैं लेकिन उनका पूरा तर्क नहीं मिलता।
जैसे किसी ने दुनिया की नकल बनाई हो लेकिन उसे पूरी तरह समझा ना हो। हालांकि यह थ्योरी अभी कमजोर मानी जाती है, लेकिन फ्रॉम जैसी सीरीज में इसे पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अब एक और छोटी लेकिन दिलचस्प बात, कई बार कहानी में कौवे दिखाई देते हैं। कुछ दर्शक मानते हैं कि वे सिर्फ पक्षी नहीं हैं, वे निगरानी करने वाले जीव हो सकते हैं या किसी शक्ति की आंखें। हॉरर कहानियों में कौवे अक्सर मौत, चेतावनी या किसी अलौकिक उपस्थिति का प्रतीक होते हैं, इसलिए उनका बार बार दिखाई देना कई लोगों को संयोग नहीं लगता। अब तक के सभी संकेतों को जोड़कर देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है, फ्रॉम में शायद ही कोई चीज बिना वजह मौजूद हो। हर पेड़, हर बच्चा, हर राक्षस और शायद हर मौत भी। लेखक शुरू से ही दर्शकों के सामने जवाब रख रहे हैं। समस्या सिर्फ यह है कि वे जवाब पहेली के टुकड़ों की तरह बिखरे हुए हैं और अभी तक किसी के पास पूरी तस्वीर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे कहानी अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रही है, यह लगभग तय लगता है कि विक्टर की यादें, बच्चों का रहस्य और मैन इन येलो की सच्चाई एक ही जगह पर जाकर मिलने वाली हैं। और जब वह होगा तब शायद दर्शकों को एहसास होगा कि जवाब शुरू से उनके सामने था, बस वे उसे पहचान नहीं पाए। बस अब मिलते हैं किसी और वीडियो में।